गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं। कल अपने लेसन में हमने मछली पालन कर लिया था। आज हम बात करते हैं पशुपालन की। लेसन 14 चल रहा था कक्षा 10th में, जिसका नाम था इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स। और हम एनिमल की बात कर रहे थे। पशुपालन की आज बातें करते हैं। परिभाषा के रूप में हम पढ़ेंगे। पशुपालन में सीधा सा आपको नाम से स्पष्ट है, पशुओं का क्या करना, पालन करना। ऐसे पशु जो जैसे हमें जिससे दूध उत्पादन होता है, जिससे जैसे गाय भैंस बकरी वगैरह का पालन करना ही क्या कहलाता है, पशुपालन कहलाता है। और अगर हमें परिभाषा के अनुसार बात करें तो हम परिभाषा देंगे, कृषि विज्ञान की वह शाखा जो एग्रीकल्चर है उसकी शाखा है। ये एक प्रकार से कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पालतू पशुओं के भोजन, आवास, स्वास्थ्य, प्रजनन आदि का अध्ययन किया जाता है, उसे पशुपालन कहा जाता है। कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जो पालतू पशु है, जैसे गाय भैंस, उनके भोजन, उनके आवास, उनके स्वास्थ्य, उनके प्रजनन आदि का जो अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है उसे हम क्या कह देते हैं, पशुपालन कह देते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है, भारतीय अर्थव्यवस्था की अगर बात करें तो इसमें पशुपालन का विशेष महत्व है। पशुपालन का विशेष महत्व है और इसमें दुग्ध उत्पादन का अधिक योगदान है। दुग्ध उत्पादन का क्या है, सर्वाधिक योगदान है। हमारी भारत की अर्थव्यवस्था में दुग्ध उत्पादन का सर्वाधिक योगदान है। भारत में विश्व की कुल संख्या का, भारत में विश्व स्तर पे बात करें तो 55% भैंसें, 15% गायें हैं। यानी विश्व की 55% जो भैंस है वो भारत में है, निवास करती है। 15% जो गाय हैं वो भारत में निवास करती है। और देश के कुल दूध उत्पादन का, देश में कुल दुग्ध उत्पादन, जो कुल हमारे दुग्ध उत्पादन होता है वो भैंस से 53% होता है और गायों से 43% होता है। दुग्ध उत्पादन की अगर बात करें तो दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है। सबसे अधिक दूध उत्पादन हमारे देश में होता है। विश्व में हमारा स्थान, विश्व में जो हमारा स्थान है भारत का, उसकी बात करें तो बकरियों की संख्या में तो दूसरा है, यानी कि बकरियों की संख्या में दूसरा है, और भेड़ों की संख्या में तीसरा है। जबकि कुक्कुट, मुर्गी पालन के अंदर कुक्कुट की संख्या के अंदर हमारा स्थान 7वां है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये छोटे जो पशु है ये गरीबों के आर्थिक विकास में क्या करते हैं, गरीबों के आर्थिक विकास में योगदान देते हैं। आगे हम बात करते हैं पशुपालन से ही जुड़े हुए डेयरी उद्योग की। डेयरी उद्योग आप जानते हैं, दूध उत्पादन के लिए डेयरी उद्योग अपनाया जाता है। मानव ने प्राचीन काल से कुछ पशुओं को पालतू बनाकर उनके
दूध 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 का दूध का अपने पोषण हेतु उपयोग करता रहा है। मानव ने प्राचीन काल से ही कुछ पशुओं को पालतू बनाया है और उनके दूध का अपने पोषण हेतु उपयोग करता आया है, और वर्तमान में दूध उत्पादन डेयरी उद्योग का एक प्रमुख लाभकारी व्यवसाय बन गया है। दूध उत्पादन की दृष्टि से भैंस अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है और भैंसों से ही अधिक दूध उत्पादन हमारे भारत में होता है। भैंस की नस्लों की अगर बात करें तो भैंस की कुछ प्रमुख नस्लें हैं, बोर्ड एग्जाम में पूछी जाएंगी, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, याद करनी है आपको। भैंस की जो प्रमुख नस्लें हैं वो हैं जाफराबादी, मुर्रा, सूखी, भदावरी, मेहसाना आदि। ये आपको भैंस की प्रमुख नस्लें याद करनी है और एग्ज़ाम में भी, बोर्ड एग्ज़ाम में भी पूछी जाती है, ध्यान रखनी है। इसी प्रकार गाय के भी प्रमुख नस्लें हैं। गाय की जो नस्लें हैं वो है गिर है, साहिवाल है, सिंध है, देवकी है, हरियाणवी है। तो ऐसी गाय की नस्लें हैं। आपको प्रश्न में पूछा जाएगा किन्हीं भैंस की दो प्रमुख नस्लों के नाम लिखिए, गाय की दो प्रमुख नस्लों के नाम लिखिए। इसी प्रकार आगे बढ़ें तो बकरी की भी नस्लें आपको याद रखनी है, जिनमें सिरोही, बारबरी, कश्मीरी, पश्मीना, जमनापरी आदि है। ये आपको इम्पोर्टेंट है, तीनों की ही आपको जो नस्लें हैं वो याद रखनी है। आगे हम बात करें डेयरी उद्योग के अलावा, नेक्स्ट हम बात करते हैं मुर्गी पालन की, जिसे हम कुक्कुट पालन भी कह देते हैं या इसे हम पोल्ट्री भी बोल देते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पोल्ट्री वाला, याद रखना, प्रश्न आ सकता है पोल्ट्री किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे मुर्गी पालन को ही हम क्या कहते हैं, पोल्ट्री कहते हैं। और आपको पता है मुर्गी दो चीज़ों के लिए पाली जाती है, एक तो अंडों के लिए और एक चिकन या मांस के लिए पाली जाती है। तो मांस खाने के लिए और अंडे खाने के लिए क्या है, आदि काल से ही यानी प्राचीन काल से ही क्या पाली जाती है, मुर्गियां पाली जाती है, जिसे हम मुर्गी पालने कहते हैं। यह उद्योग भोज्य पदार्थ के रूप में प्रोटीन की आवश्यकता के एक बड़े अंश की पूर्ति करता है, यानी कि जो प्रोटीन है वो सबसे ज़्यादा मुर्गियों के अंडे और चिकन या मांस से प्राप्त होता है। विश्व में अंडा उत्पादन की दृष्टि से, विश्व में अगर हम स्थान की बात करें, अंडा उत्पादन की दृष्टि से जो भारत है उसका 5वां स्थान है। 5 नंबर पे हम सबसे ज़्यादा मुर्गियों से अंडे उत्पादित करते हैं। मुर्गियों की अच्छी वर्दी और स्वस्थ रखने के लिए उन्हें सुरक्षित आवास में रखना होता है और उन्हें पौष्टिक भोजन खिलाना पड़ता है। पौष्टिक भोजन के रूप में उन्हें हमें मक्का है, जौ है, बाजरा है, गेहूं है, ज्वार है, इन चीज़ों का भोजन उनको करवाते हैं। ये हमने बात की कुक्कुट पालन की। आगे हम बात करते हैं ऊन उद्योग की। ऊन उद्योग की बात करें तो आप जानते हैं ऊन के लिए हमें क्या पालनी पड़ेगी, भेड़ें पालनी पड़ेगी, और भेड़ों से ही हमें क्या प्राप्त होती है, ऊन प्राप्त होती है। उत्तरी भारत की अगर बात करें, उत्तरी भारत में ऊन प्राप्त करने के लिए बड़ी संख्या में भेड़ पाली जाती है और भेड़ों के बालों से
क्या बनाई जाती है? बालों से ऊन तैयार की जाती है। ऊन का जो रंग होता है वो उस भेड़ की प्रजाति पर निर्भर करता है, उसके क्षेत्र की जलवायु पर निर्भर करता है। जैसे क्षेत्र की जलवायु होगी वहाँ पे वैसी ही भेड़ की प्रजाति पाई जाएगी, और भेड़ के कलर्ड बालों से कलर्ड ऊन जो है वो प्राप्त होती है। भेड़ की कुछ देसी नस्लें हैं जिन्हें आपको याद करना है, बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है, जैसे लोही है, नली है, मारवाड़ी है, पाटनवाड़ी है, ये आपको याद रखनी है। और ऊन उत्पादन की दृष्टि से जो राजस्थान है ये एक महत्वपूर्ण राज्य है, यहाँ पे अधिक ऊन उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं परवाल तथा परवाल भीतियाँ। इम्पोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है, ध्यान रखना। इन्हें इंग्लिश में कोरल तथा कोरल रीफ बोल देते हैं। कोरल का मतलब यहाँ पे परवाल से है और रीफ का मतलब यहाँ पे भीतियों से, यानी कोरल रीफ परवाल भीतियाँ। कोरल का मतलब परवाल। ये क्या होती है? समुद्र में पाई जाती है। देखना इनके बारे में, ये क्या होती है? जो एकल या निवही पोलिप जंतु होते हैं। एकल का मतलब ये अकेले रहते हैं, निवही का मतलब होता है समूह है, यानी ये समूह में रहते हैं। और पोलिप जंतु होते हैं जो सिलेंटेटा संघ के अंतर्गत आते हैं। सिलेंटेटा संघ के जंतु होते हैं जिन्हें पोलिप जंतु होते हैं, जो एकल भी रह सकते हैं और समूह में भी निवास करते हैं। ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ, किसका बना हुआ? कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कंकाल स्त्रावित करते हैं। कंकाल जो है इसे स्त्रावित करते हैं, बाहर उत्पन्न करते हैं, बाहर निकालते हैं। और इस कैल्शियम कार्बोनेट के कंकाल को ही हम क्या कहते हैं? कोरल कहते हैं। दोबारा सुनिएगा, पोलिप जंतु है, ये जंतु कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल स्त्रावित करता है और इसी कंकाल को हम कोरल या परवाल कह देते हैं। अधिकांश कोरल जो होते हैं ये एंथोजोआ वर्ग के जंतुओं द्वारा निर्मित किए जाते हैं या स्त्रावित किए जाते हैं। और जब इन जंतुओं में मुकुलन होता है, मुकुलन एक अलिंगी जनन की विधि है जो 9th क्लास में आपने पढ़ी है। जब मुकुलन होता है तो इससे समुद्र में चुन्नेदार चट्टानों या कवच के बने टीले के समान संरचनाएं बन जाती है। ये जो कोरल है, ये कोरल एक जगह इकट्ठी हो जाती है। जो ये जंतु है ये कोरल को स्त्रावित करते रहेंगे और स्त्रावित करते रहेंगे, इनमें मुकुलन होता रहेगा। जो नया जीव बनेगा, नया जंतु बनेगा, वो भी कोरल क्या करेगा? स्त्रावित करेगा। और इस प्रकार से समुद्र के अंदर जो कोरल है ये इकट्ठी हो जाएगी चट्टान के रूप में या टीले के रूप में, जिसे हम क्या कहेंगे? कोरल रीफ या परवाल भीतियाँ कहेंगे। जो कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल स्त्रावित करेंगे उसे कोरल कहेंगे, और ये कोरल कंकाल जब इकट्ठे हो जाएंगे, टीले के समान हो जाएंगे या चट्टान के समान हो जाएंगे इकट्ठे होकर, तो इसे कोरल रीफ या परवाल भीतियाँ कहा जाएगा।